चलो ठीक है, हम लोगों ने क्या समझा? तो ये 3 चीज़ हम लोग पढ़ना है एक पहले चैप्टर में। कौन सा? गॉस के नियम से पहले कुछ तैयारियां करनी है, गॉस का नियम को समझना है और अनुप्रयोग इसको पढ़ना है। फर्स्ट डे हम आज का डेट इसकी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जैसे कि विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जैसे विद्युत क्षेत्र लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, और विद्युत फ्लक्स, ठोस कोण, ये जो छोटी-छोटी बातें हैं वो हम लोग सीखेंगे आज के डेट में। और दूसरे दिन नेक्स्ट वीक आएगा ना किस टाइम, नेक्स्ट वीक में गॉस का नियम पढ़ेंगे और अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तब तक हम लोग का मंथ खत्म होने वाला होगा, तो जाकर टेस्ट मारेंगे, टेस्ट एनालिसिस करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ये प्री प्लानिंग तुम लोग के अंदर भी चलना चाहिए, तुम लोग के अंदर चलता है। तुम लोग सब क्या कर रहे हो? तो भाई गर्मी की छुट्टी मना रहे हो क्या? क्यों भाई छुट्टी है तो क्यों इतना टेंशन लेना, क्यों पढ़ना है? देखा जाएगा जब जब दिवाली होली थोड़ा बीत जाए, होली तो बीत ही गया, दिवाली दशहरा बीत जाए तब पढ़े, ऐसा सोचते हो ना? क्या सोचते हो? सोचते तो तुम इतना क्लास क्यों छोड़ते हो? कोई भी चीज इतना जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन आए आप समझ जाए, ठीक है, हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, लिंक मतलब कि जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज अगर पढ़ा रहे हैं तो पहले जो पढ़ा रखे हैं उस चीज से कहीं ना कहीं खींच कर ला रहे हैं ना। अब देख रहे हो कि हर दिन मैं क्या कर रहा हूँ, भाई हमने क्या पढ़ा, हमने क्या डिस्कस किया, वहां से लाओ और वहां से लेकर उसको खत्म करते हैं, ऐसे ही कर रहा हूँ ना। ऐसा क्यों? तो पीछे वाली बात आपको समझ में नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आओगे घर पे, ट्यूशन में नहीं आओगे, आपको क्या लगेगा? अच्छा हमको इसलिए नहीं समझ में आया, हम तो आए नहीं थे, ठीक है, सही बात वही की। और आपको कोई दुख नहीं होने वाला, आप जानेंगे कि हम आए नहीं थे, क्यों समझ में आया। वैसे करते 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 महीना बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं करने का। चलो पहला टॉपिक डालो। वैसे टॉपिक भी आपको पता है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा काम है। आसान ही है। मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज है प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, कोई भी चार्ज है प्लस क्यू, बड़ा बड़ा ये चलो प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, कैपिटल क्यू में लिखा हूँ, ध्यान रखना है इसमें। कैपिटल क्यू में यहाँ पे लिखा हूँ तो कुछ न कुछ उसमें राज छुपा हुआ, प्लस क्यू एक चार्ज है, तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा? जैसे अगर मान लो कि मैं अगर यहाँ से खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कितनी दूरी तक मेरी साउंड जा रही है, कितनी दूरी तक हमें लोग सुन पा रहे हैं। अरे 1 किलोमीटर दूरी पे थोड़ी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे ना, बहुत होगा तो 100 मीटर की दूरी पे लोग सुन सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं सुन पाएगा ना। तो 100 मीटर की दूरी पे ऐसे जो एरिया आपको निकल रहा है वो सब क्या कहलाएगा? हमारा क्षेत्र, हमारा जो साउंड का क्षेत्र कह सकते हैं, हमारा जो आवाज ध्वनि निकल रही है उसकी क्षेत्र कह सकते हैं। सही बात है? yes. तो एक मतलब 100 मीटर की दूरी पे क्या ऐसे ही सुना देगा? 100 मीटर की अगर कोई ऊपर चला गया वहां से कोई चिड़िया सुन रहा है तो सुनेगा? 100 मीटर की ऊंचाई पे कोई चिड़िया बैठी हुई है तो क्या मेरी आवाज नहीं सुन पाएगी वो? अरे सुनेगी यार, सुनेगी, सुनेगी। अगर नीचे मान लो कि धरती ना होता तो क्या 100 मीटर हम हवा में भी लटके हुए होते तो क्या 100 मीटर के नीचे कोई अगर मछली तैर रही है तो उसको नहीं सुनाई देता क्या? सुनाई देता। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ कि क्षेत्र जो है ना, क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कोई एरिया नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, क्या है? आसपास का इलाका है। एक तरह का आयतन के रूप में आप देख सकते हैं, परिवेश के रूप में देख सकते हैं। समझ में आया? मतलब ऊपर भी नीचे भी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि गोलाई के रूप में, एक फुटबॉल के जैसा। बात समझे? कि एक अगर 100 मीटर के रेंज में हमारी आवाज पहुंच रही है तो मान लो कि हम यहाँ पे जो खड़े हैं फुटबॉल के ठीक केंद्र में खड़े हैं, बीच में, तो एक 100 मीटर का रेडियस लेकर, त्रिज्या लेकर एक बड़ा सा फुटबॉल बना लो तो वही फुटबॉल क्या कहलाएगा? हमारा ध्वनि का क्षेत्र, हमारी ध्वनि का क्षेत्र। बात समझ में आ रहा है? ठीक इसी प्रकार से आप वहां पहुंचिए, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो
प्लस क्यू चार्ज ऐसा थोड़ी है यार कि इसको 10 किलोमीटर की दूरी पे भी जो है किसी को अट्रैक्शन या रिपल्शन करता रहेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा, नहीं करेगा, जनरली नहीं करेगा, ठीक है, जनरली नहीं करेगा। लेकिन हम कूलॉम का नियम लगा के देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं अनंत तक भी काम करेगा, क्यों नहीं कर सकता यार, फार्मूले में डालो तो कुछ ना कुछ तो वही जाएगा। हम लोग भले उसका प्रेडिक्शन कर पाए या ना कर पाए अलग बात है, चाहे उसको हम एब्जॉर्ब कर पाए या ना कर पाए अलग बात है, लेकिन अगर कूलॉम के नियम में डालते हैं वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा। आर का वैल्यू सिर्फ इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, अगर इनफाइनाइट रख देंगे तो कोई भी चीज का डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट कर रहे हैं, अनंत कर रहे हैं, आंसर क्या आ जाता है? अरे गधों, अगर मैं कहूं कि x डिवाइडेड बाय अनंत है क्या आएगा? मैं कहूं कि 5 डिवाइडेड बाय अनंत है तो क्या आएगा? 5 आएगा। कौन दुनिया से आएगा? अगर नीचे अनंत है तो 0 आएगा, अगर यहाँ कुछ भी संख्या कितना भी बड़ा संख्या है मान लो ऐसा और डिवाइड बाय अनंत है तो क्या आएगा? 0। और इनफिनिट ऊपर है तो इनफिनिट है, अच्छा समझे? अगर मान लेते हैं कि यही चीज अगर x/0 हो जाए तब क्या हो जाए? x/0 तो अनंत हो जाए, ये तो कम से कम बयान है। 8725/0 हो जाए क्या होगा? इनफिनिट हो जाए। बात क्लियर है? कोई सब संदेह नहीं है? ठीक, गुड। ये सब खैर बेसिक मैथ जो पढ़ा रहे हैं चल रहा है लाइव सेशन में, उसमें तुम तो नहीं ज्वाइन कर रहे हो ना अभी, लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर रहा हो, नहीं ज्वाइन कर यार, शाम को से रोज ज्वाइन कर, क्या फर्क पड़ता है कि नंबर्स के लिए? अच्छा डेटा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्यू, इस क्यू के आसपास का वो सभी इलाका, ठीक है, वो सभी क्षेत्र या वो सभी जगह जहां पर कोई दूसरा चार्ज, कोई दूसरा आवेश आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण अनुभव करेगा, तो सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा? इस चार्ज का, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या आप 100% समझ गए? अरे क्यों नहीं समझे यार? कोई भी एक चार्ज है, उस चार्ज के आसपास का वो सभी इलाका जहां पर कि कोई दूसरा चार्ज आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, पहले वाले चार्ज का, पहले वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। खत्म। हमने रियल टाइम एग्जांपल दिया कि अगर हमारी ध्वनि 100 मीटर की दूरी तक पहुंच रही है तो जाहिर सी बात है हमारी ध्वनि का क्षेत्र क्या हुआ? हमारे ध्वनि का क्षेत्र 100 मीटर हुआ है। 100 मीटर का पूरा इलाका हुआ, ऊपर भी हुआ नीचे भी हुआ, कोई क्षेत्रफल नहीं है, पूरा बहुत एक आयतन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अब बोलो कि समझ में आया? किसी भी आवेश, किसी भी आवेश, इस आवेश का क्षेत्र क्या है? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र देखो, ये जो है कि इस दूरी तक किसी न किसी को खींचेगा, इस दूरी तक खींचेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बनाएगा। ये डॉट 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 दिख रहा है ना, जो डॉट 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 दिख रहा है, एक डॉट 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 वाला इलाका क्या है? इस इस चार्ज का, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। कोई कष्ट है? कोई कष्ट है? वहां पे कुछ एबीसीडी वाला कुछ सर्च कर सकते हैं। कहां पे? प्लस चार्ज है हम क्यों? अरे प्लस क्यों लिखे हुए हैं? आपकी अगर इच्छा है तो प्लस ए लिख लो, प्लस ए चार्ज है, लेकिन जब भी आप चार्ज लिखोगे तो फाइनली कूलम में ही लिखना होगा ना, कूलम में लिखना होगा। तो दुनिया वाले क्यों यूज करते हैं तो हम लोग भी क्यों यूज कर रहे हैं। देखो आप इतने चीज को समझो कि मैथ साइंस जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कोई इंडिया का अपना बकौती नहीं है या किसी भी कंट्री का बकौती नहीं है। ये साइंस जो है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चल रहा है, मैथ जो है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय मानकों से एक इसको क्या किया गया? सेफ साइन दिया गया है। आप देख भी रहे हो आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं, आईयूपीएसी हम लोग तो घर घर कुछ नाम दे रहे हैं, नमक को नीमक भी कहते हैं, नून भी कहते हैं, लेकिन दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? NaCl कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो वही सोडियम क्लोराइड आपको जानना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही तमाम आप आईयूपीएसी पढ़ रहे हो, इधर बायोलॉजी में भी वैज्ञानिक के नाम पढ़ रहे हो ना, तो वैसे ही जो है कि अगर लोग यूज कर रहा है कि प्लस क्यू कहें तो हम लोग भी क्यू कहें, तो कोई शिकायत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ए कहना चाहते हो, बी कहना चाहते हो, आप कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहना होगा तो कह सकते हैं। क्लियर हुआ? ये पहले फोटो बनाइए, इस बार डेफिनेशन लिखवा दो। ये पहले डेफिनेशन लिख लो, विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चार्ज की जगह पे आवेश लिखना है, थोड़ा ये अंग्रेजी आता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण भी सिर्फ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव करता है, पहले आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद इस अंदर वाला फोटो बना लो। पहले आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक फोटो बनाना है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बड़ा वाला जो क्यूब है, ये बड़ा वाला क्यूब जो चार्ज है, और ये डॉट 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 जहां तक लिखा हुआ है वो सब क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे कोई छोटा सा चार्ज लेके आते हो 1 कूलम का, ये क्या होगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित होगा, ये बेचारा दूर भागने लगेगा। अगर हम माइनस चार्ज लेकर आते हैं, माइनस चार्ज ये आकर्षित होने लगेगा। बात समझे? अरे डॉट 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 जो बना हुआ है उसके बाहर अगर बहुत दुनिया में बाहर चले जाए तो वहां पर इसकी वजह से कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होगा। लेकिन कूलम का नियम कहता है कि होगा, बस आर का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, अनंत नहीं होना चाहिए। कूलम का नियम बहुत हद तक आपका न्यूटन साहब के चालकों गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ही है, तो दूरी पे डिपेंड नहीं करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। खैर इतना हम लोग रिसर्च को माने। हो गया? यस। 3 लाइन बनाया क्या? अरे 4-5 बना लो यार, ऐसे बना लो। और ये चीज आपको अगर डिफिनेशन के रूप में पूछता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो आप ऐसे ही कुछ भी लिख डालो, तो याद लिख डालो। अरे फोटो बनाते ही क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसके पास कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, कैसे नहीं है। ठीक है, बिटा दो, ठीक है। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता फिर तुम लोग लिखना मेरा यही थोड़ा काम है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो तीव्रता का मतलब क्या होता है? तीव्रता का क्या मतलब है? तीव्रता का मतलब है कि भाई किसी पॉइंट पे कोई चीज जब हम नाप रहे हैं तो कितना ज्यादा है या कितना कम है, कितना ज्यादा या कितना कम। सोचो कि विद्युत क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण की बात की है क्या? यदि मैं विद्युत क्षेत्र जब पढ़ाया भी तो आकर्षण या प्रतिकर्षण की बात की है। यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करना हो तो हमें कहना पड़ेगा ना कि उस पॉइंट पे, उस जगह पे आकर्षण हो रहा है तो कितना ज्यादा हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है तो कितना ज्यादा हो रहा है। ये जो ज्यादा होने की बात हो रही है या कम होने की जो बात हो रही है, इसका कहीं ना कहीं हमको मापन करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। मेजरमेंट चाहिए ही चाहिए। तो मेजरमेंट अगर चाहिए उसके लिए कहीं ना कहीं फिर से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, दुख भरी कहानी गणित में जाना पड़ेगा। ठीक है, दुख भरी कहानी गणित में जाना पड़ेगा। तो गणित में चलते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए, इस बार लिखना। कोई मान लो कि चार्ज है, ठीक है, चार्ज प्लस क्यू है। इस प्लस क्यू की वजह से, ठीक है, कोई पॉइंट मान लेते हैं कि हम पॉइंट पी है जो कि आर दूरी पे है, ठीक है, कोई पॉइंट पी है आर दूरी पे है। तो इस पॉइंट पे अगर हम एकांक परीक्षण आवेश रख दें, यूनिट टेस्ट चार्ज रख दूं, अब किसको कहेंगे हम एकांक परीक्षण आवेश? एकांक परीक्षण आवेश वैसे कहना चाहिए था किसको? एक इलेक्ट्रॉन को, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन वो सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि एक कूलम। हालांकि एक कूलम पे कभी भी टेस्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि
यूनिट टेस्ट चार्ज अगर है, यूनिट टेस्ट चार्ज, हम क्या करेंगे, यूनिट टेस्ट चार्ज में हम कह सकते हैं कि एक कूलम है, हालांकि होता तो एक कूलम मतलब यूनिट टेस्ट चार्ज एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पे कितना ज्यादा बल लगेगा, ठीक है, इस बिंदु का, ये पॉइंट P का क्या कहना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, क्लियर हुआ। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसका होता है, किसी आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु का होता है, आप इसको ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश के कारण किसी बिंदु का होता है, न कि आवेश का, आवेश का नहीं होता है, किसी न किसी बिंदु का होता है, कोई ना कोई पोजीशन का होता है, कोई लोकेशन का होता है, बात समझ में आ रहा है। तो P क्या है, प्लस लोकेशन तो है ना, एक पॉइंट ही है P, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, मैंने कहा किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी पॉइंट पे एकांक परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, एकांक परीक्षण आवेश पे कितना बल लग रहा है, कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, यही बल क्या कहलाएगा, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाएगी, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसका डेरिवेशन करके देखता हूँ। देखो, मान लेते हैं अरे एकांक क्यों रहा है, मैं मान लेता हूँ प्लस की, छोटा वाला प्लस की, ठीक है, क्योंकि एकांक खोजने से कहीं मिलने वाला नहीं है। अगर यूनिट टेस्ट चार्ज बनना था तो फिर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव करना होगा या फिर प्रोटॉन निकालना होगा, प्रोटॉन कहाँ ले जाएंगे, वो प्रारंभ में जाएंगे, प्लस क्यू मान लिया, प्लस क्यू, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि प्लस क्यू पर कितना फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू पर कितना फोर्स लग रहा है, निकाल सकते हो क्या, इस प्लस क्यू पे आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण, गुड, प्रतिकर्षण लगेगा, लगा दो प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण जब भी लगेगा तो ऐसे ही लगेगा, ये लाइन के ही सीधे लगेगा, ऐसा सही बात है। तो प्रतिकर्षण बल को मैं क्या कहता हूँ, F बोलता हूँ, प्रतिकर्षण बल F लग रहा है, बोलो कि F इक्वल टू कितना, F इक्वल टू कितना, F इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला लिखो, F इक्वल टू व्हाट, हाँ यार लिख ले, क्या दिक्कत है, अरे F का तुम वैल्यू तो निकाल सकते हो ना, कूलम में पढ़े हो तो, कूलम का नियम अगर पढ़े हो तो F निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, अरे कब तो इतना क्वेश्चन कराया यार, अध्यारोपण का सिद्धांत, अब निकालो कितना आएगा, F लिखो कितना आएगा, एक कूलम का नियम बताओ, कूलम का नियम क्या बोलता है, अरे कूलम का नियम बोलो, दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के सब गड़बड़ हो गया, परिणाम के गुणनफल के समानुपाती, दो आवेशों के बीच या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या निकल कर आया था, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं कहा कि भाई इसके रिफरेंस में लिखना है, जो हमारा समय का मान है उसके हिसाब से हमको लिखना है F, तो क्यों नहीं लिख सकते हो, बोलो F इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 के जगह पे क्या लिखोगे, अरे बड़ा वाला क्यों लिख लिया, क्या फर्क पड़ता है, आप किसी को भी Q1 और किसी को भी Q2 मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखो, बड़ा वाला Q इनटू Q2 के जगह पे छोटा वाला Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये फोर्स हुआ क्या, ये फोर्स हुआ, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ये हो गया, या हम ये कह सकते हैं कि बड़ा वाला Q की वजह से छोटा वाला Q पर जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, उस बल का इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, उस बल का मैग्नीट्यूड या परिमाण कितना होगा, सही है।
एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो, मैं एक कहूँ, मैंने एक ही नियम बताया था शुरू में, यूनिटरी लॉ। अगर 4 रुपए का 5 महीनों तो 5 रुपए का कितना, वो तो सीखे नहीं तुम लोग, सीख गए हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि क्यू पर चार्ज, मैंने जगह ही नहीं है यार, चलो थोड़ा इतना भी, ठीक है। देखो क्यू पर, अगर क्यू पर बल बल लगता है कितना, F, ठीक है। क्यू पे बल लग रहा है F, तो बोलो कि एक पे कितना बल लगेगा, F by Q, यस वेरी गुड, F by Q। और इसी F by Q को क्या कहते हैं, एक पे यूनिटरी बेस चार्ज, यूनिट बेस चार्ज पे लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ध्यान कर लेना, इसको क्या बोलते हैं, E S, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ऐसे बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल E वेक्टर फॉर्म में प्रतीक लगा रही है, ठीक है। F by Q होगा, वाह, इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे E, ठीक है। तो आप यहाँ पे और करो, E इक्वल टू कितना, E इक्वल टू मिल रहा है F by Q, F by Q, एक फार्मूला तो हमको ही निकल रहा है। आपको कोई न्यूमेरिकल से मतलब नहीं है तो कोई खास दिक्कत नहीं है, अगर न्यूमेरिकल से मतलब होता तो ये फार्मूला बहुत ज्यादा काम का है। यहाँ से आपको कहना था कि F इक्वल टू क्या होता है, Q into E, F इक्वल टू क्या होता है, Q into E, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, F इक्वल टू क्या, QE, F इक्वल टू क्या, QE, बात समझे। मैं इसको मिटा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कूलम का ही नियम था। मैं कहता हूं कि इस E को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं, बढ़ाओ बढ़ाओ, E इक्वल टू F का मान नहीं है ना, F का मान अगर मैं यहाँ तो कोई शिकायत है, लिखो, अब तुमको पूरा मान नहीं आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बड़ा वाला Q इनटू छोटा वाला Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये तो F का मान हो गया, और इतना डिवाइडेड बाय Q लिखना है, छोटा वाला Q, ये वाला कहाँ लिखो, यहीं पे लिख सकते हैं क्या, Q नहीं लिख सकते, यहीं पे लिखो, ठीक है, Q ऐसा लिखिए। तो Q को क्या मान सकते हो, Q बटे 1 मान सकते हो, Q को 1 बटे मान सकते हो, Q बटे 1 मान सकते हो क्या इसको, और जब हम भागा को गुणा में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शीर्षासन करेगा, ठीक है, शीर्षासन करेगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको भी मिटा देते हैं, क्या करेगा, इसको बाई 1 मान लिया हमने, अपना काम करने के लिए तुम लोग कैलकुलेशन आता नहीं है, तो हमने क्या किए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बड़ा वाला Q छोटा वाला Q डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा 1 बाई Q, कोई दिक्कत है। अब आप प्रेम से इसको Q को ये Q को काट सकते हो, आंसर क्या मिलेगा, E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बड़ा वाला Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। अब बड़ा वाला Q समझ में आ रहा है कि क्यों, क्योंकि इस Q की वजह से हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस Q की वजह से निकाल रहे थे, इसलिए जिंदा रह गया और वो चला गया, वो कट गया, क्लियर हुआ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E, उसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह, और इसको लिखोगे क्या, किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर, अंतर्गत किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर यदि, किसी बिंदु पर यदि इकाई परीक्षण आवेश, इकाई परीक्षण, या ऐसे इतना मत लिखो, किसी बिंदु पर उपस्थित, किसी बिंदु पर उपस्थित, किसी बिंदु पर उपस्थित
एकांक परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर उपस्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलम्बियन बल, या फिर इसको कह सकते हैं, रुक जाओ, कूलम्बियन बल या फिर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है कि आकर्षण प्रतिकर्षण लिखो। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। कोई कष्ट है? इसके बाद ये वाला फोटो बनाओ बड़ा सा, ठीक है, फिर से बनाना है। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक डेरिवेशन करोगे। एक लाइन उठा के हटा दिया, यहीं पे एक इक्वल लिख देना, ठीक है ना। इस एफ के लिए यहीं पे लिख देना, ये एफ इक्वल क्या होगा भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बड़ा वाला क्यू छोटा वाला क्यू बटे r²। ठीक है, हो गया, ठीक है, कॉपी करो। क्या करना है, फोटो बढ़िया से बनाना है। छोटा वाला क्यूब के पास में एफ लिखना है। एफ के लिए आपको फार्मूला लिखना है कूलम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r²। इसके बाद वो डेरिवेशन करके लाना है, फाइनल फार्मूला बन जाएगा। और दो फार्मूले में हम बॉक्स दिए हैं, आप भी बॉक्स बनाओगे। ये तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। E इक्वल टू f/q भी इंपॉर्टेंट है और E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r² भी इंपॉर्टेंट है। पहले नीचे वाला लिखा है। अरे ऊपर से लिखो, ये वाला खाली लिखना था, ये वाला ये तो लिखना था। हो गया, इसमें बोलो कोई दिक्कत है किसी को? वो फार्मूला पे एप्लीकेशन बता दीजिए। कौन सा? E बराबर f/q। E इक्वल टू f/q कहां से आया? अरे तुम ही कर रहा हो यार। q पर अगर चार्ज f लग रहा है तो बोलो कि 1 पर कितना चार्ज है? q कूलम पे चार्ज f पर लग रहा है। q कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है? f। तो
बोलो कि 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F by Q। और इसी F by Q को क्या कहते हैं, इसलिए मैंने क्या कहा E equal to F by Q। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व होगा ना? क्वेश्चन सॉल्व होगा लेकिन अभी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कराएंगे इंटरेस्टेड हो तो मैं कराऊंगा, एक पहले इतना जानो वो भी अपना इंपॉर्टेंट फार्मूला है और एक ही प्रॉब्लम होगा। कहने का मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना ये बोर्ड वाले, तो उसके लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूं कि आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर लो। ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर लोगे ना तो सब्जेक्टिव में बता रहा हूं कि जो मैं आपको सिलेक्ट करके दूंगा उसमें लगभग सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है ना उसको जो है गेस करना बहुत आसान होता है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का उसको गेस करना मुश्किल है। आप समझते हो कि ऐसा उल्टा है, ऐसा नहीं है, लेकिन गेस करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 नंबर वाला दिक्कत है, लेकिन लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो दिक्कत नहीं है, वो आपको लग जाएगा। बात समझे? ठीक है, आप इसको 2 बार 3 बार जब 4 बार पढ़ते रहोगे तो काम होगा, अच्छा समझ में आएगा। मिटा दूं? हम लोगों ने 2 डिफिनेशन पढ़ा, तीसरा डिफिनेशन क्या पढ़ाना है कुछ जानते हो क्या? बोलो टॉपिक जी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। गुड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसको बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डालो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या कहीं भी लिखा हुआ रहेगा विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। कोई बहुत बड़ी चीज ये भी नहीं, इसको समझ लो, एकदम आसानी से समझ जाओ, कुछ करना नहीं। मान लिया यहाँ पर प्लस की चार्ज रखा हुआ है, मान लिया कि यहाँ पे प्लस की चार्ज रखा हुआ है। हमने क्या किया कि एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। इसके लिए हमें कहाँ जाना है, प्रोटॉन के पास, लेकिन वहाँ मिल नहीं सकता, तो मान लो एकांक परीक्षण आवेश है। ठीक है, यदि मैं एकांक परीक्षण आवेश को यहाँ पे रखूं, यहाँ पर मतलब कि +1 कूलम इसको मैं लिख रहा हूं, बार-बार +1 कूलम को यहाँ पे रखूं तो क्या होगा, एकदम फ्री छोड़ दिए ऐसे, जाओ भाई जो करना करो। ऐसे अगर यहाँ पे हम बता देते हैं तो बोलो कि क्या होगा, आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण किस तरह से लगेगा वो भी देख लीजिए कि यहाँ पर अगर एक प्लस क्यू रखा हुआ है, इसको मिलाने वाली रेखा पे ही अनुदिश लगेगा, इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, लगेगा। और हमने एकदम बिल्कुल प्लेन जगह पे इसको छोड़ा था, वो कि शांति से रह पाएगा क्या? हम प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो ये क्या करेगा, ये तो मूव करेगा ना, इसे मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, जाता है। सही बात है। यदि मैं इसी यूनिट डिस्चार्ज को यहाँ रख दूं, ये क्या करेगा, ये ऐसे धीरे धीरे कैसे चल जाएगा, यहाँ रखूं तो ऐसे चला जाएगा, यहाँ रखूं तो ऐसे चला जाएगा, यहाँ रखूं तो ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आया? किसी भी आवेश जैसे प्लस क्यू बड़ा बड़ा, किसी भी आवेश के लिए अगर हम कहें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो उसके आसपास में, उसके नजदीक में क्या करो, एकांक परीक्षण आवेश या एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, हालांकि परीक्षण आवेश धनात्मक ही कहा जाता है, तो एकांक परीक्षण आवेश को एकदम फ्री में छोड़ दें चलने के लिए। ठीक है, एकदम ऐसे मूव करने के लिए छोड़ दें, उसको जहाँ जाना हो जाने दो, उसकी जो जाने की जो रास्ता होगा ना, उसी रास्ते को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लो कि थोड़ा कीचड़ टाइप का है और कुछ जो केंचुआ है, केंचुआ बनाकर रख दी, तो केंचुआ बनाकर रख दी तो केंचुआ कहीं जाएगा ना, अब कहीं जाएगा तो अपना चिन्ह बनाता जाएगा, और चिन्ह बनाएगा उसको क्या कहेंगे, केंचुआ क्षेत्र रेखा। ठीक है, उसी तरह से जब यहाँ पर एक आवेश, एकांक परीक्षण आवेश चल रहा है, एकांक परीक्षण आवेश के चलने का जो पथ है, चलने का जो पथ है, वो पथ क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं।
कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं। लिखो परिभाषा। यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश, कौन सा? एकांक परीक्षण आवेश को स्वतंत्र रूप से चलने के लिए छोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए। स्वतंत्र रूप से चलने के लिए छोड़ दिया जाए तो एकांक परीक्षण आवेश जिस पथ पे चलेगा, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश जिस पथ को अपनाएगा चलेगा, ठीक है, जिस पथ पर चलेगा या जिस पथ को अपनाएगा, ठीक है, जिस पथ पे चलेगा, ठीक है, जिस पथ पे चलेगा वह पथ क्या कहलाएगी? वह पथ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगी। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है? ठीक है, एक फोटो बना लो। इस आवेश के चारों ओर हमने कितने लाइन खींचे हैं? मान लो कि 4 5 6 कुछ खींच जाए, ठीक है, तो क्या इतना ही पथ रहेगा क्या? नहीं, अनंत पथ होगा। तो अनंत रेखाएं खींची जाएंगी, लेकिन हम लोग अनंत नहीं देख पाते हैं ना। अनंत से आते हुए रोशनी को देख सकते हो कि नहीं? अनंत से आते हुए रोशनी को देख सकते हो? देखते हैं लोग यार, बहुत अच्छी चीज दिया है ईश्वर ने। अनंत से आते हुए रोशनी को देख सकते हैं, अनंत में रखी हुई वस्तु को देखना मुश्किल है। लेकिन ये जान रखें कि अगर अनंत से आ रही रोशनी को देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ अनंत की वस्तु को भी देख सकते हैं, ठीक है, ये मैथ है, यही फिजिक्स है। अनंत को हम लोग देख सकते हैं, तो एक बिंदु दूरी की चीज दिख नहीं रही है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ अनंत को हम लोग देख सकते हैं। कैसे? अगर वहां से रोशनी आ रही है, रोशनी को हम जान पा रहे हैं, तो रोशनी में फोटो छुपा हुआ है, उस फोटो से हम देख सकते हैं। खैर छोड़ो उसको, ये बात समझ में आया? और फोटो देखो, अगर मैं यहाँ पे माइनस चार्ज रख दूं, माइनस क्यू, ठीक है, तो माइनस चार्ज रख दूं, एकांक परीक्षण आवेश यहाँ मैं रखूं, एकांक परीक्षण आवेश मतलब +1 कूलम मान लेते हैं, +1 कूलम, बोलो क्या होगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण। अरे भैया इतनी नहीं आकर्षण होगा, ये क्या करेगा? इधर खींचता चला जाएगा, ऐसा। इसी तरह से अगर यहाँ पर रखने से खींचा गया है, तो यहाँ पर रखेंगे तो भी खींचा जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो भी खींचा जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो भी खींचा जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो भी खींचा जाएगा। मतलब कि माइनस चार्ज के लिए अब क्या दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर घुस रही हैं, जबकि प्लस चार्जेस के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही थी। नहीं बात समझ में? अरे एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है, खूब पूछता है ये कुछ इसको पढ़ो। हो गया?
एक और फोटो बनाओ, मिटा दो, बोल दो। ये गलत मत करना, चेक करो ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने मान लिया माइनस क्यू चार्ज। ऐसा तो बोलो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे खींची जाएंगी? प्लस चार्ज से निकलेगा और माइनस चार्ज के समान जाएगा। ऐसा यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा, और इधर जो है कि तीर जो बना रहे गलती में बनाना आपको, ऐसा इस तरह से फोटो बनेगा, बनाओ। प्लस और माइनस चार्ज का जो सिस्टम है, एक तंत्र है, एक जोड़ा है, उस जोड़े के लिए अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने को बोले 2 नंबर में, यही फोटो आपको बना देना है, 2 नंबर मिलेगा। जिनमें जो लोग पूछते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं को फोटो बनाओ, बना देना है कि प्लस माइनस चार्ज से निकलने वाला बनाना है, तो ये वाला फोटो बना देना, आंसर आ जाएगा। हो गया? ठीक है, अरे ब्रो, अगला टॉपिक भी बताया कि क्या पढ़ना है? नहीं, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं पढ़नी है। देखो इसमें और भी हम लोग बहुत सीखना है लोग को, ठीक है, लेकिन वो कुछ एग्जाम वगैरह के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। इसमें पैरेलल सीट है, चार्ज सीट है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना है, ठीक है, गोला है तो उसके माध्यम से खींचना है, वैसे तमाम चीजें रहेंगे, लेकिन फिलहाल 3 जान गए तो जैक बोर्ड में तो कम से कम पर्याप्त पड़ेगा, और नहीं होगा तो फिर और सीखेंगे। अब आप टॉपिक लिखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की विशेषता, की विशेषता, ये याद करना है, समझ में भी आ जाएगा। विशेषता, विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खूब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का विशेषता बताओ। पहली विशेषता लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश में जाकर समाहित हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं, धनात्मक आवेश से निकलती हैं एवं ऋणात्मक आवेश में जाकर समाहित हो जाती है, ऋणात्मक आवेश में जाकर समाहित हो जाती है। ऋणात्मक आवेश पर, आवेश में जाकर समाहित हो जाती है, आवेश में जाकर समाहित हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के पृष्ठ पर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के पृष्ठ पर सदैव सदैव लंबवत होती है, सदैव लंबवत रहती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के पृष्ठ पर सदैव लंबवत निकलती है या लंबवत
रखती है, कितना बिल्कुल लंबवत रहती है, लंबवत रहती है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लो। देखिए, अगर कोई गोला है ऐसा और इस पे हमने कुछ चार्ज चढ़ा दिया प्लस की, ठीक है, अभी आपने फोटो बनाया होगा तो हो सकता है कि माइनस वन की देता हूँ, देखो समझ लो। आप ऐसे बनाए हो क्या, ऐसे ऐसे बनाए हो? नहीं, ऐसा मैंने बनाया था। मैंने कैसे बनाया था वो देखिए, यहाँ से लंबवत निकाला ऐसे या 90 डिग्री पे, और ऐसे कर घुमा करके ऐसे कर दिया, ऐसे ले लिया, यहाँ भी लंबवत, बात समझे? यहाँ ऐसे सीधे खींचा, यहाँ भी लंबवत और यहाँ भी लंबवत। ये लाइन गलत है, ये लाइन कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे। यहाँ भी लंबवत और यहाँ भी लंबवत। लंबवत का मतलब क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाया, बात समझे? क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट आपने लिखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के पृष्ठ पर लंबवत, सदैव लंबवत रहती है। क्लियर हुआ? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी आपस में प्रतिच्छेदित नहीं होती है, कभी आपस में प्रतिच्छेदित नहीं होती है, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, कह सकते हैं कि एक दूसरे को काटती भी है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं होती है, कि यही मतलब है, तो आपस में जो भी लिखना है तो प्रतिच्छेदित नहीं होती है, या एक दूसरे को काटती नहीं है, या एक दूसरे को काटती नहीं है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मारो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में छप चुका है, डालो ये पेपर में छप चुका है, ठीक है? क्योंकि हाँ, ये पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ही ले जाता है, नहीं अकेला क्वेश्चन करोगे, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को लिखो, तीसरा पॉइंट। क्योंकि कटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु, कटान है गोल दिखाएंगे करते हैं तो कटान बिंदु का सपोज या फिर प्रतिच्छेदित बिंदु, ठीक है? कटान बिंदु या प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु पर, प्रतिच्छेदित बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और यह स्पर्श रेखाएं, यह स्पर्श रेखाएं, यह स्पर्श रेखाएं, यह स्पर्श रेखाएं एकांक परीक्षण आवेश, यह स्पर्श रेखाएं एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश के गति की दिशा को बताती है, एकांक परीक्षण आवेश की गति के दिशा को बताती है, गति के दिशा को बताती है, गति के दिशा को बताती है, गति के दिशा को बताती है। एक ही बिंदु पे, एक ही बिंदु या एक ही है, एक ही बिंदु, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु का कर सकते हैं, एक ही बिंदु का दो दिशा में गति संभव नहीं है, एक ही बिंदु का एक ही समय पर, एक ही बिंदु का एक ही समय पर, एक ही बिंदु का एक ही समय पर दो दिशा में गति संभव नहीं है, गति संभव नहीं है, दो दिशा में, दो डायरेक्शन, दो दिशा में गति संभव नहीं है, गति संभव नहीं है। यही कारण है कि, यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, आपस में, आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, क्या उसको कह सकते हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती है,
काटती है। हो गया? एक पॉइंट आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई बताओ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? इसका क्या आंसर दोगे? प्रतिच्छेदन बिंदु पे या कटान बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं तो जाहिर सी बात है हर एक स्पर्श रेखा एक गति की दिशा को बताएगा, और एक ही समय में एक ही बिंदु को दो गति में नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए प्रतिच्छेदित नहीं करते। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं कि मैं एक ही समय में, ठीक है, मैं एक ही समय में पूरब भी जाना चाहता हूं और पश्चिम भी जाना चाहता हूं, जा सकता हूं क्या? अरे दो अवतार थोड़ी है, एक ही अवतार है ना। एक अवतार या तो हम पूरब की ओर जाएंगे या तो पश्चिम की ओर जाएंगे, या उत्तर की ओर जाएंगे या फिर पूरब की ओर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो एक ही जाएंगे ना। तो दोनों तो हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए कटान बिंदु की विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती ही नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है, अगला पॉइंट। और पॉइंट, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के अंदर, आवेश के अंदर, आवेश के अंदर गमन नहीं करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के अंदर गमन नहीं करती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के अंदर गमन नहीं करती। ठीक है, पांचवा पॉइंट। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की घनत्व, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की घनत्व, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की घनत्व, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की घनत्व विद्युत क्षेत्र तीव्रता को बताता है। घनत्व विद्युत क्षेत्र तीव्रता को बताता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र तीव्रता को बताता है, अर्थात आप ऐसे लिख देना, रेखाओं की घनत्व, रेखाओं की घनत्व ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता की है। ऐसे रेखाओं की घनत्व ज्यादा, ये ऊपर का तीर का मतलब क्या हुआ? ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा। इसको नीचे कर दो, कहते हैं नीचे कम, वो भी कम। ठीक है, मतलब कि एक समानुपाती को दूसरे तरीके से दिखाने का तरीका है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र, अगला पॉइंट, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समानांतर होती है, हमेशा समानांतर होती है तथा एक दूसरे से बराबर की दूरी पर खींच जाती है। समानांतर, अरे समांतर ही हो गया, समांतर पैरेलल। ठीक है, समांतर होती है तथा एक दूसरे से बराबर की दूरी पे खींची जाती है, एक दूसरे से बराबर की दूरी पे खींची जाती है, एक दूसरे से बराबर की दूरी पर खींची जाती है। ठीक है, इसमें चाहे तो जोड़ जबरदस्ती करके और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लिखना जरूरत नहीं है। पहले आप यहाँ भी इंपॉर्टेंट लिखो, कहाँ पे? ये तो तीसरा पॉइंट, और जो विशेषताएं लिखे हो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, यही पर जाके नीचे वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के दृष्टिकोण से ये हमेशा पूछते हैं कि दो नंबर 4 नंबर ऐसे पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से करो। और तीसरा पॉइंट लिखना है क्षेत्र क्यों नहीं करती है, वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या हम लोग पढ़ना है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स।
विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसको फाई ई से दिखाएंगे, फाई ई, ऐसा गोला खींच के ऐसे फाई ई, फाई ई। पहले हम लोग समझते हैं वो विद्युत फ्लक्स है क्या चीज। तो विद्युत फ्लक्स भी एक भौतिक राशि है, पहली बात। अब भौतिक राशि का मतलब क्या होता है वो जानो। भौतिक राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जिसका हम मापन कर सकते हैं, मतलब फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जिस राशि का मेजरमेंट किया जा सकता है वो क्या कहलाएगा, भौतिक राशि। जैसा अगर मैं ये पूछूं कि क्या सुंदरता भौतिक राशि है या नहीं है, कैसे यार, कोई मशीन है क्या तुम्हारे पास कि कौन कितना सुंदर है हमारा मेजरमेंट कर लो, नहीं है ना। सुंदरता जो है कि भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि फिलहाल हमारे पास लेबोरेटरी में, मतलब दुनिया वालों के पास लेबोरेटरी में कोई ऐसा यंत्र नहीं बना, कोई ऐसा मशीन नहीं बना, कोई ऐसा मापक यंत्र नहीं बना, ठीक है, कोई स्केल नहीं बना कि उस आधार पर हम कह सके कि कोई भी व्यक्ति कितना सुंदर है और कितना सुंदर नहीं है। अच्छा मैं कहने का मतलब सुंदरता भौतिक राशि नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँ कि लंबाई भौतिक राशि है कि नहीं है, तो हाँ जी है। अरे मीटर स्केल से नापते नहीं हो यार, हमारा वजन द्रव्यमान भौतिक राशि है कि नहीं है, तराजू पे तोल लेते हैं हम लोग, समझे ना। इसी तरह से समय भौतिक राशि है नहीं है ना, घड़ी में तुम देख लेते कितना समय दिख रहा है। तो ऐसे जो कुछ भी आप माप लेते हो वो सब का सब भौतिक राशि है, जो नहीं मापते भौतिक राशि नहीं है, एक 11 से पढ़ना है यहाँ नहीं। तो फिर विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स भी क्या है, भौतिक राशि है। कहने का ये मतलब हुआ कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हम क्या कर सकेंगे, इसका मापन किया जा सकता है, मेजरमेंट की जा सकती है। क्लियर हो? आखिर है क्या चीज, कुछ पता ही नहीं है, कैसे लोग मापने भाई। पहले देखो कि विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत का मतलब समझ में आ रहा है। अरे भैया आवेश ही रहा होगा, करंट ही रहा होगा विद्युत, और फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब भी रेखाएं ही होती है, ठीक है। फ्लक्स का मतलब भी क्या होता है, रेखा से ही संबंधित है। अब आप देखो विद्युत बल रेखाएं समझ में आ गया, विद्युत क्षेत्र रेखा समझ में आ गया ना, ठीक है। मान लेते हैं, मान लो हम तो समझ लो पहले कितना आराम से। मान लो कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लस क्यू कूलम का एक चार्ज रख दिया, ठीक है। अगर प्लस क्यू कूलम का चार्ज रखेंगे तो जाहिर सी बात है इसके आसपास में इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो ही जाएगा, होगा होगा। कैसा लंबा लंबा लाइन खींच दूंगा मैं बड़े फ्रेम से, बोलो खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसा खींचूंगा, बोलो ऐसा खींचे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ऐसा खींच दिया। अब हमारी इच्छा ये हो रही है, हमारी इच्छा ये हो रही है कि कोई एक क्षेत्रफल लेता है, कोई भी क्षेत्रफल, जैसे मान लो तुम्हारा कॉपी ही है, ठीक है, कोई भी क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल लेता है। अब मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे रख दिया, मान लो तुम्हारा कॉपी है, कोई सीट है, कुछ भी है, ऐसे कहूँ, ऐसे कहूँ, ठीक है। ये कोई एरिया है, क्षेत्रफल है। अब कागज का टुकड़ा मान लो, ठीक है, कागज का टुकड़ा मान लो, दिख रहा है कागज का टुकड़ा, अच्छी बात है, दिव्य दृष्टि से बोलते हैं, दिख रहा है, दिखना चाहिए, ठीक। ये कागज के टुकड़ा से अगर मैं कहूँ कि भाई हमारे जो खींचा गया है ना इलेक्ट्रिक लाइंस, जो विद्युत लाइंस, विद्युत क्षेत्र लाइंस जो खींचा गया है, बताओ कि इस कागज के पन्ने से कितने नंबर ऑफ लाइंस गुजर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस गुजर रहा है, बोलो कितना, 1 2 3 4, 4 गुजर रहा है। अगर मैं इसी सीट को, इसी पेपर के पन्ने को क्या कर दूं, थोड़ा सा ऐसे झुका दूं, ऐसा कर दूं, ऐसे कर दूं, ठीक है। पेपर का पन्ना सीधा था तो 4 गुजर रहा था, पेपर का पन्ना जब ऐसे झुका दिया तब कितना गुजर रहा है, 2 गुजर रहा है। क्लियर हुआ?
अगर मैं एकदम ऐसे ही कर दिया था सीधा तो कोई गुजरता क्या? नहीं गुजरता। ये जो मेजरमेंट आप देख पा रहे हो, भाई ऐसे रखे हैं तो 4 गुजर रहा है, ऐसे रखे हैं तो 2 गुजर रहा है। अगर और सीधा कर देंगे तो हो सकता है 1 भी ना गुजरे, और ज्यादा क्या कर देंगे तो फिर लगेगा गुजरने लगेगा। सही बात है ना? यही मेजरमेंट बताने वाला जो भौतिक राशि है उसका क्या नाम है? विद्युत फ्लक्स। मतलब कि विद्युत फ्लक्स ये कहता है कि किसी भी क्षेत्रफल से कितनी संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। गुजरेगी तो कैसा? हम कहेंगे कि लंबवत गुजर रही है। ठीक है, किसी भी एरिया से, किसी भी क्षेत्रफल से कितनी संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। कैसा? लंबवत गुजर रही है। यही चीज को बताने वाला भौतिक राशि क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से। ठीक है, फाई ई से करेंगे तो फाई ई इक्वल टू एक फार्मूला होता है कैपिटल ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट डी ए, कैपिटल ई डॉट डी ए। ठीक है, कैपिटल ई डॉट डी ए। और जब इसको आगे बढ़ाओगे ई डी ए cos थीटा है इसका, cos थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहां जहां थीटा इक्वल टू क्या है? जहां थीटा इक्वल टू ई और डी ए के बीच का कोण है, का कोण। ठीक है, अब आपके पास कंफ्यूजन आ रहा होगा कहीं के कोण दिख ही रहा है इसमें, ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। और तो फिर कैसे करें? तो हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे करके समझते हैं। देखो, क्षेत्रफल जो है कि अदिश राशि है कि सदिश राशि? क्षेत्रफल, अरे कैसे सदिश राशि? क्षेत्रफल जो है कि अदिश राशि होती है। क्षेत्रफल में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई दिशा नहीं होती है। जैसे अगर मैं इस दीवार का, इस बोर्ड का क्षेत्रफल कहूँ, लंबाई और चौड़ाई का तो हो गया। अब इसका थोड़ी बताओगे कि इसका जो डायरेक्शन किधर है, ये बताओगे ना। कोई भी चीज का तो नहीं बताओगे भाई उसका डायरेक्शन किधर है। तो शुरू में जब हम लोग पढ़ते थे 10 क्लास तक या 11th क्लास तक पढ़े, तो हमने क्या कहा कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। सही है, सचमुच में अदिश ही है। लेकिन जब हम लोग 12th में पढ़ने लगे, बड़े हो गए, 12th याद है और बड़े हो गए, तो यहाँ पर कई जगह ऐसा जरूरत पड़ रहा है कि क्षेत्रफल को भी क्या माना जाए? सदिश राशि माना जाए। तो इसको कह दिया गया कि क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर कह दिया गया। वही एरिया वेक्टर से निकल कर आया है डीए का कॉन्सेप्ट। थोड़ा और भी समझते हैं इसको, क्लियर करते हैं। मान लो कि बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है? इसी बोर्ड का ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। लंबाई को चौड़ाई कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। अब ये बोलो कि यार ठीक है, क्षेत्रफल तो निकल ही जा रहा है, तो यार इसके इस साइड में लिख रहा है ना, इसके बैक साइड में थोड़ी लिख पाएंगे। अब इसको खोल कर देखा जाएगा तो पता चलेगा कि बैक साइड में लिखने वाला है ही नहीं, इसके बैक साइड में लिखने वाला नहीं है। क्या अगर है तो फिर वो हम मार्कर से लिखने के लिए है दोस्त, इसके बैक साइड में मार्कर से लिखने वाला है, इसमें जो है चौक से लिखने वाला है। अगर हमको चौक पसंद है कि भाई ये ऐसा करके लिख रहे हैं, ठीक है, तब तो उधर का अगर एरिया मिल भी जाए होगा तो कोई काम का चीज नहीं लगेगा। इसके बैक साइड में हमारे लिए काम का चीज हुआ। अब देखो हमारे पास मार्कर नहीं है, अगर मैं इसको उलट दूं बोर्ड को तो मैं क्या लिख पाऊंगा? इसका मतलब कि एरिया सिर्फ मतलब नहीं है, भाई कौन वाला एरिया, इसके फ्रंट साइड वाला या इसके बैक साइड वाला, ये भी महत्वपूर्ण है। सही बात है। तो इसी महत्व को समझते हुए दुनिया वालों ने क्या कहा कि भाई एरिया को भी क्या कर लो, एरिया को भी वेक्टर मान लो, एरिया को भी वेक्टर मान लो, सदिश मान लो। फिर इसमें अपना तमाम जुगाड़ दिया गया, भाई इसका डायरेक्शन किधर मानोगे। जैसे मान लो कि ये रूम है,
ठीक है। इस रूम को ये दीवार अगर है, मान लो यही दीवार है, इस दीवार का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की उधर, रूम रूम के अंदर, रूम की ओर नहीं, रूम में नहीं, रूम के बाहर। छत है तो छत आकाश की हो, और जो नीचे फर्श बना होगा, फर्श का डायरेक्शन किधर होगा, धरती की ओर, धरती। ये है तो पूरब, वो है तो उत्तर, ये है तो पश्चिम, इस तरह से रहेगा। तो ऐसे आकर हम एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आए। अब देखते हैं कि इसका एरिया वेक्टर किधर है। डीए का मतलब होता है कि छोटा सा एरिया। डीए का मतलब क्या है, एकदम छोटा सा। कितना छोटा, इतना ज्यादा छोटा, उससे छोटा आप संभव है ही नहीं। हम इतना छोटा सा के लिए हमने लिए इतना छोटा एरिया, ऐसे ए। अब ये मान लेते हैं कि जो कागज का पन्ना रखा था, ये पन्ना किधर, इधर, ऐसा ऐसा। ये क्या है, डीए का डायरेक्शन, डीए। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर से इधर ही तो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच कितना एंगल है, दोनों पैरेलल दिख रहा है, तो कितना एंगल, अगर दोनों समांतर है तो इसमें एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0। लेकिन अब देखो ये ग्रीन वाला जो पन्ना बनाया था मैंने, ग्रीन वाला, अब ग्रीन वाला के मैं देख रहा हूँ, ग्रीन वाला को ऐसा, और इसका एरिया किधर हो जाएगा, इधर, ये होगा तुम्हारा क्या है, डीए, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हो रहा है, तो बोलो कि इसके और इसके बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा। थीटा पता नहीं कितना है, यही थीटा है। जब पन्ना को हम मोड़ दिए इस तरह से, एरिया वेक्टर इसके सीधे सीधे चला गया। जैसे मान लो कि डस्टर है, डस्टर है, ठीक है। इस डस्टर में एरिया वेक्टर किधर है, इस डस्टर में आप देखो, इस डस्टर को अगर हम एक एरिया मान लेते हैं, ठीक है, इसका एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये पेन के डायरेक्शन पे हो जाएगा। इसका एकदम परपेंडिकुलर बाहर की, लंबवत बाहर की, ऐसा ये देख पा रहे हो, लंबवत बाहर की, क्लियर। हमारा अगर हम इस डस्टर को ऐसे मोड़ दें, ये डायरेक्शन भी मुड़ जाएगा। अगर ऐसे कर दें, ये भी मुड़ जाएगा। ऐसे ऊपर कर दें, ये भी ऊपर चला जाएगा, बात समझे। तो ये बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है बोर्ड के हिसाब से, लेकिन फिर भी इतना जाना। विद्युत फ्लक्स एक भौतिक राशि है जो यह बताती है कि किसी भी क्षेत्रफल से कितने संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही है। कैसा, लंबवत गुजर रही है, ये बताती है। तो एक बात समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गया, इसका फोटो समझ में आ गया। इसका डेरिवेशन की बात है, इसके लिए फार्मूला क्या आता है, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और डॉट प्रोडक्ट अगर आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणा और सदिश गुणा, आ गया गुणनफल, गुणनफल, अदिशीय गुणनफल और सदिशीय गुणनफल, अरे पढ़ाया गया होगा। स्केलर एंड वेक्टर अगर पढ़ाया गया तो आप जानते हो कि डॉट का मतलब होता है कि ये cos थीटा एक एक्स्ट्रा पड़ जाता है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे वेक्टर कौन सा है, ई और डी है, ई और डी है, तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर ई और वेक्टर डी के बीच का कोण है। और ये पूरा फोटो बना के दिखाया कि यहाँ पे कोण दिख रहा है। अगर ऐसा रहेगा तो दोनों पे कोण 0 होगा, यहाँ पर कोई कोण एंगल दिखाई देगा, क्लियर है। तो पहले विद्युत फ्लक्स निकालो और लिखो, विद्युत फ्लक्स फाई ई, विद्युत फ्लक्स फाई ई हो गया। विद्युत फ्लक्स वह भौतिक राशि है, विद्युत फ्लक्स वह भौतिक राशि है जो, वह भौतिक राशि है जो किसी विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखी हुई कोई क्षेत्रफल, रखी हुई
कोई क्षेत्रफल क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्गत रखी हुई कोई क्षेत्रफल कोई क्षेत्रफल कोई क्षेत्रफल से कोई क्षेत्रफल से कितनी संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं। की संख्या में कितनी संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। यह बताती है अर्थात वह भौतिक राशि सुन लो पहले अर्थात लिखिए ना वह बताती है अर्थात वह भौतिक राशि जो किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बताए क्या कहलाएगा विद्युत फ्लक्स। समझ में आया? विद्युत फ्लक्स और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, यह एक भौतिक राशि है जो यह बताती है किसी क्षेत्रफल से कितने संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही है, लंबवत पास कर रही है। ये किसी ऐसी भौतिक राशि को क्या कहते हैं विद्युत फ्लक्स। अब जब आप फोटो बनाओ फिर डेरिवेशन करके आंसर लगाओ, मतलब ये सब उतारो। हो गया?